मिस्टर देवड़ा, इन्वेस्टर्स को आप कैसे गाइड कर रहे हैं इस बाजार में? क्योंकि बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, टैक्स कलेक्शन के नंबर अच्छे आ रहे हैं, एफआईज का फ्लो भी लौटता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो क्वार्टर वन की अर्निंग सीजन जो है लार्जली अच्छा रहा है। तो अभी निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्योंकि बाजार एक रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा है और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल जो ट्रिगर्स हैं, क्रूड हो गया, जियोपॉलिटिक्स हो गया, उनको ज्यादा तवज्जो दे रहा है। आपके हिसाब से रणनीति अभी क्या होनी चाहिए? धन्यवाद अभिषेक जी, मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। आपने जैसे कि आपने सही कहा, बाजार में जो फर्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग आई है वो काफी अच्छे नंबर्स आए हैं। निफ्टी 500 कंपनीज की मैं बात करूं तो क्यूमुलेटिव फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ जो है लगभग आई थिंक 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और एडजस्टेड पैट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने की बात होती है उसमें आई थिंक लगभग 14.2 की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपको अच्छे लगेंगे। तो निफ्टी 500 की यदि ओवरऑल ग्रोथ देखें तो ऑब्वियसली 14.2% इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, लेकिन ये आप उसमें बीएफएसआई नॉन बीएफएसआई डिवाइड करें तो बीएफएसआई लगभग आई थिंक 23.2 की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जबकि नॉन बीएफएसआई रफली 8% की ग्रोथ है। थोड़ा सा इंपैक्ट जो कमोडिटी सीमेंट ऑयल एंड गैस मेटल माइनिंग में था, एक्सपेक्टेड था, वो आई थिंक रहा है। बट निफ्टी 500 एक्स कमोडिटीज आप देखें तो लगभग 18.6 की जो है प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एक इसमें नोटिस करने वाली बात है कि 500 कंपनी में से सिर्फ 25 कंपनियां जो है लगभग 5% कंपनियां लॉस में रही, जबकि 95% कंपनीज प्रॉफिट में रही। और इन 95% यदि आप डिवाइड करें तो लगभग 75% कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ रही, जबकि बाकी 25% कंपनी में प्रॉफिट डी ग्रोथ रही। तो ऐसे में जो एक अर्निंग अपग्रेड जो है या ग्रीन शूट्स जिसको आप बोल सकते हैं वो ब्रॉड बेस्ड है। तो आप देखेंगे तो लगभग 60 से 65% कंपनियों में जो है 15% के ऊपर ग्रोथ आई है, जो कि अपने किसी मायने में कम नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अक्रॉस सेगमेंट में आप देखेंगे 50 से 60% कंपनियों में प्रॉफिट ग्रोथ रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा आई थिंक वैल्यूएशन अगेन हम 10 साल की एवरेज पे ही हैं। थोड़ा सा जो कंसर्न लोगों का एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर है, चाहे वो रेनफॉल हो। आपने देखा जुलाई महीने में लगभग 40% डेफिसिट थी रेनफॉल की। जून महीने में, सॉरी, जुलाई महीने में लगभग आई थिंक हम नॉर्मल से 3-4% ज्यादा थे। तो ओवरऑल आई थिंक क्यूमुलेटिव लाई आप 2 महीने का देखेंगे तो लगभग आई थिंक हम 15 से 20% अभी भी क्यूमुलेटिव आई थिंक शॉर्टफॉल है, जिससे लोगों का एक कंसर्न है कि भाई रूरल इनकम में कुछ इंपैक्ट पड़ेगा या इन्फ्लेशन में कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से आई थिंक मार्केट थोड़ा सा घबराया हुआ है। बट एफपीआई की जैसे आपने बात की तो एफपीआई अगेन आर टर्निंग पॉजिटिव। एफपीआई आप देखेंगे तो 2024 से मार्केट से बाहर है लगभग। आई थिंक दे हैव बीन लुकिंग एट अदर मार्केट बिकॉज उस समय हमारी ग्रोथ स्लो हो गई थी या हमारा आई थिंक इलेक्शन की अनसर्टेनिटी थी, वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेस थे। तो आई थिंक सारे पैरामीटर्स पे, चाहे वैल्यूएशन पे आप देखो तो वापिस आई थिंक हम 10 साल की एवरेज पर हैं। रुपी और करेंसी का जो था आई थिंक मोर और लेस आई थिंक वी आर स्टेबल एट अराउंड 95। क्रूड एक कंसर्न है जो आई थिंक लास्ट वीक आई थिंक 5% के आसपास बढ़ गया था, बट आई थिंक इस समय वापस क्रूड $80-82 के आसपास है। तो ऐसे में आई थिंक एफपीआई का पॉजिटिव होना जायज है। एज अ हाउस अबैकस का मानना है कि इस साल एफपीआई भारत में वापसी करेंगे। और जिस हिसाब की अर्निंग ग्रोथ हमें कंटिन्यूसली दिख रही है, उस हिसाब से ज्यादा टाइम तक इंडिया को इग्नोर करना मुश्किल है। जी, ज्यादा टाइम तक इंडिया को इग्नोर करना मुश्किल है। एफपीआई की वापसी होगी, देखते हैं कि बाजार को कितना सपोर्ट मिलता है। मिस्टर देवड़ा, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा हमने देखा कि लोगों को काफी पसंद रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि कैपिटल गुड्स में और डिफेंस में लोगों का रुझान बढ़ा है। आईटी में भी जो बहुत बुरा दौर था, जहां पर चिंताएं बहुत ज्यादा थी एआई को लेकर, शायद वो चिंताएं उतनी दूर ना हुई हों, लेकिन स्टॉक थोड़े रिकवर करके जरूर कारोबार कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन से 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो यहां से अच्छा करेंगे और लोगों को अपना निवेश थोड़ा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज अभिषेक जी एक ऐसा सेक्टर है जिसपे हम काफी बुलिश हैं। आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 30 से 35% जो है इंडेक्स का पार्ट है। लेकिन ओवर टाइम लास्ट आप 15-20 साल की जर्नी देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज काफी डाइवर्सिफाई हो गया है। पहले फाइनेंशियल सर्विसेज में सिर्फ बैंक्स आते थे, बट आई थिंक अभी फाइनेंशियल सर्विसेज में नॉन लेंडिंग फाइनेंस कंपनीज काफी है, जैसे कि वेल्थ कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज या ब्रोकिंग कंपनीज। तो ऐसे में जो आई थिंक ऑन द लेंडिंग साइड ऑल्सो आप देखेंगे क्रेडिट ग्रोथ 15-16% के आसपास, तो वहां भी काफी अच्छा आई थिंक सपोर्ट मिल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल लेंडिंग कंपनी भी आई थिंक काफी
मजबूती से कारोबार करिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन देखें, चाहे आप इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन देखें, चाहे आप ब्रोकिंग अकाउंट्स में ग्रोथ देखें। तो ऐसे में फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे हमें लगता है कि रिजिलियंस है। और इस समय भी आप बीएफएसआई का यदि आप अर्निंग ग्रोथ देखेंगे तो बीएफएसआई आई थिंक पूरे इंडेक्स में लगभग 23 से 24% की प्रॉफिट ग्रोथ उन्होंने दर्ज की है। तो इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर रहेगा जिसपे काफी आई थिंक स्ट्रॉन्ग और स्टेडी अर्निंग डिलीवरी का अनुमान है। दूसरा सेक्टर हेल्थ केयर, अगेन सेक्टर जो है काफी डिफेंसिव अर्निंग प्रोफाइल है, और इसे इंप्रूविंग डोमेस्टिक डिमांड से फर्क पड़ रहा है। तो जैसे जैसे इंडिया में आई थिंक पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, एवरेज लाइफ जो है आपकी जीने की बढ़ रही है, हेल्थ केयर एज अ सेगमेंट में चाहे उसके अंदर आप फार्मा देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, वो जो है स्पेंडिंग कंटिन्यूअसली राइज हो रही है। और लास्ट अभी आपने नोटिस किया होगा कि कैपिटल स्पेंडिंग का प्राइवेट कैपेक्स का डेटा आया है। लगभग प्राइवेट कैपेक्स का डेटा आई थिंक इस साल का लगभग 13 ट्रिलियन रुपए के आसपास है। और यदि आप लास्ट 3 साल का ट्रेंड देखेंगे तो ये वही ट्रेंड है जो 2001 से 2004 में देखने को मिला था, बिफोर द ग्रोथ काइंड ऑफ वेंट थ्रू द रूफ। तो हमें लगता है कि जो प्राइवेट कैपेक्स में जैसे जैसे थीम्स हैं, जैसे पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या आप डिफेंस की बात करें, या आप रेलवे डेटा सेंटर की बात करें, तो ऐसे में काफी सारा आई थिंक एग्जीक्यूशन और ऑन द ग्राउंड स्पेंडिंग हो रही है, और इसमें अर्निंग को सपोर्ट मिलेगा, और ये सेक्टर में काफी आई थिंक पॉजिटिवनेस रहेगी। जी। मिस्टर देवड़ा, अभी कुछ दिनों पहले ना एमफी के डेटा आए थे और उसमें ये दिखा कि लार्ज कैप से थोड़ा सा आउटफ्लो आया। हालांकि अगर हम ओवरऑल अगर हम एसेट्स को देखेंगे तो अभी भी काफी हाई है, लेकिन थोड़ा सा आउटफ्लो देखने को मिला। डेट की टुवर्ड्स हमने देखा कि थोड़ा लोगों का टिल्ट आया, क्योंकि अभी जो माहौल है थोड़ा सा अब खराब चल रहा है। आप क्या राय देंगे? डायरेक्ट इक्विटी को लेकर आप कितने बुलिश हैं, या फिर अभी वो समय है कि म्यूचुअल फंड का रूट ज्यादा बेहतर है? देखिए, इन जनरल किसी भी कंपनी में या किसी भी सेक्टर में निवेश करने से पहले आपको उसके बारे में सही जानकारी, उसकी अर्निंग प्रोफाइल, उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी, उसके इवेंट्स एंड ट्रेंड्स और स्ट्रक्चरल स्टोरी के बारे में जाना जरूरी है। ऐसे में यदि आप फुल उस पर स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली आप एक राइट कॉल ले सकते हैं, और यदि आप फुल स्टडी नहीं करते हैं, यदि आपके लिए पार्ट टाइम काम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर या म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास अपना निवेश करें। जो म्यूचुअल फंड्स है वो आई थिंक एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है जिसमें डेली लिक्विडिटी आपको अवेलेबल है। ऐसे में फंड मैनेजर आपके लिए कॉल लेता है, ये जानना जरूरी है कि फंड मैनेजर जो है बेसिकली एलोकेशन कर रहे हैं या सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बाजार के टॉप 10 स्टॉक ले लूं और वो यदि 10% गिर भी जाए तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, बिकॉज वो बहुत अच्छी कंपनियां हैं। बैकर्स में हम ये कोशिश करते हैं कि अच्छी कंपनियां और अच्छे स्टॉक्स में डिफरेंशिएट क्रिएट करें। अच्छी कंपनियां वो हैं जो कि आपके लिए जो है प्रॉफिट क्रिएट कर सके, जो कि आपके लिए जिनमें अर्निंग ग्रोथ काफी हो। तो हमारा एक छोटा सा आई थिंक एग्जाम्पल सेटल है कि आप यदि 4 आईटी कंपनियां देख रहे हैं और चारों आईटी कंपनियां बहुत अच्छी कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाइज एवरीथिंग इज ओके, लेकिन उसमें जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा हो रही है, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा हो रही है, वो इवेंचुअली आई थिंक इन्वेस्टर्स को या निवेशकों को पैसे बना के देगा। तो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, किसी भी जगह पे आई थिंक अर्निंग प्रोफाइल इज व्हाट विल मैटर। बिकॉज आप निफ्टी का या किसी भी इंडेक्स का देखें तो लास्ट 15-20 साल में 14 से 15% आई थिंक अर्निंग ग्रोथ रही है, और 14 से 15% स्टॉक रिटर्न रहा है। कभी रिटर्न पहले आते हैं, अर्निंग बाद में आती है, कभी अर्निंग पहले आती है, रिटर्न बाद में आती है। इस समय जो आपको देखने को मिलेगा कि अर्निंग्स आई थिंक कंटिन्यूअसली आ रही है। लार्ज कैप के अंदर भी लगभग आई थिंक 57% कंपनी ने 15% से ज्यादा आई थिंक ग्रोथ दी है। ऐसे में लार्ज कैप के वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन आई थिंक ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा इंडिया में, बिकॉज यदि आप ओवरऑल 100 लार्ज कैप में से देखेंगे तो कहीं ऑब्वियसली मेटल का एक्सपोजर है, कहीं ऑयल एंड गैस का एक्सपोजर है, कहीं एनर्जी का एक्सपोजर है, कहीं आईटी का एक्सपोजर है। तो ऐसे में वो लार्ज कैप्स को ढूंढना जिनके अंदर आई थिंक अर्निंग प्रोफाइल इंपैक्ट नहीं हुई है, वही आई थिंक रिटर्न बनाने का तरीका रहेगा। ठीक है। मिस्टर देवड़ा, जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है उसको लेकर कितना बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि एक समय था कि हम ऐसे चर्चा करते थे कि आप स्टॉक्स ले लीजिए, बढ़िया क्वालिटी के शेयर होने चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट हो, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज ना हो, कैश फ्लो बेहतर हो, मतलब सारे जो चेकलिस्ट है आप रेडी करके आप स्टॉक ले लीजिए, 5 साल 10 साल छोड़ दीजिए, पैसे बन जाएंगे। क्या वो थियरी आज के समय में काम कर रही है, या फिर थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है? अभिषेक जी, जैसे आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर या सेंसेक्स में अंदर आई थिंक अभी आपने लास्ट वीक एक न्यूज पढ़ा होगा कि जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द इंडेक्स। आप देखेंगे फूड डिलीवरी कंपनी इंडेक्स के अंदर ऑलरेडी है। तो ऑन एन एवरेज आई थिंक जो कंपनियां हैं वो उनका इंडेक्स में रहना काफी जो समय है, एवरेज समय, यदि पहले मान लीजिए 10 साल 15 साल होता था एक जो कंपनी इंडेक्स में रहती थी, अभी वो 7 या 8 साल में रहती है। जो आई थिंक 80 वर्ष हमारे इंडिपेंडेंस को हो गए हैं, और 80 वर्षों में यदि हमने 4.5 से 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की है,
आई थिंक जो सेक्टर ने पहले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया वो शायद नेक्स्ट 5 ट्रिलियन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ऐसे में आई थिंक बिजनेस मॉडल्स काफी फास्ट चेंज हो रहे हैं, बिजनेस मॉडल काफी डिफरेंट चेंज हो रहे हैं। जैसे आपको यदि पुराना याद होगा तो न्यूज़पेपर्स कंपनी में काफी मोट हुआ करता था, जो न्यूज़पेपर जो आदमी पढ़ता वही पढ़ता था, या टीवीज के अंदर बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर मोट हुआ करता था। ये जो उसका आई थिंक मोट है धीरे धीरे शिफ्ट हो गए डिजिटल मीडिया पे, ऑनलाइन मीडिया पे। वैसे ही हर सेगमेंट में आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव के साथ यदि कंपनियां चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, नहीं चलेगी, तो आई थिंक जो बाय एट एनी प्राइस जो जिसको बोलते हैं, या होल्ड फॉर एवर, वो थ्योरी आई थिंक थोड़ा सा रीलुक करने की जरूरत है। यस, बाय इट, बाय इट फॉर लॉन्ग टर्म, थिंक लाइक अ पार्टनर, वो बात सही है, लेकिन चेक इट एवरी 3 ईयर 5 ईयर, वो आई थिंक मॉडल्स ऑपरेंडी पे आई थिंक आपका इन्वेस्टर्स को काम करना चाहिए। तो कोई ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है जो आई थिंक परमानेंट लाइफ टाइम आई थिंक कंटिन्यू रहेगा या रेलेवेंस रहेगा। ऐसे में कंपनी भी इवॉल्व होती है, और आई थिंक मार्केट्स भी इवॉल्व होते हैं। तो जब तक निवेशक उस पर नजर नहीं रखेंगे, आई थिंक चांसेस ऑफ लॉन्ग टर्म रिटर्न बनना काफी मुश्किल है। ठीक है। मिस्टर देवड़ा, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगी। आईटी पर मैं आपसे विशेष कमेंट चाहूंगा, क्योंकि आईटी हमने देखा कि काफी टर्बुलेंट टाइम से गुजरा है ये सेक्टर। ये एआई को लेकर चैलेंजेस रहे हैं। कंपनीज ने एआई को अडॉप्ट करके रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की है, बट उनके अगर हम टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो वो 10% से अभी भी कम है। आईटी को लेकर क्या व्यू है आपका? एक समय था कि हम आईटी को कहते थे कि आईटी डिफेंसिव है, वो समय रहा नहीं। क्या ये सेक्टर पुरानी जो रौनक थी वो ला पाएगा वापस, या फिर वो बीती बात अब उसको भूल जाना चाहिए? देखिए, आईटी एक गोल्डन दौर रहा है सर्विसेज सेगमेंट के लिए, इंडिया के लिए, जिसमें काफी सारा आई थिंक जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया है ओवर टाइम। आई थिंक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, बिजनेस मॉडल अपग्रेड हुआ, आई थिंक आईटी एज अ सेगमेंट इज ऑल्सो चेंज। तो जहां हम बेसिकली सिर्फ जो है प्रोसेसिंग, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के ऊपर निमित्त है, वहां से वी हैव काइंड ऑफ नाउ अपग्रेडेड टू काइंड ऑफ मोर वैल्यू एडेड फंक्शंस। एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स जो हो रहे हैं या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका इंपैक्ट ऑब्वियसली भारत पे पड़ रहा है, बिकॉज भारत ने कुछ हद तक बहुत ज्यादा आईटी में एआई में इन्वेस्ट नहीं किया है। पर जिस तरह से आप देखेंगे ग्लोबल ट्रेड अनवाइंड हो रहा है, जिस तरह से आप देखेंगे कंपनियां चाह रही है कि वो एआई इंप्लीमेंट करें, तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी है आईटी कंपनीज के लिए वो एआई इंप्लीमेंटेशन सॉर्ट ऑफ मार्ग पर जाने के लिए। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑब्वियसली एक फैक्टर रहा है काफी सारी कंपनियों का जो करती है। एज अ हाउस हमारा कोई व्यू नहीं है आईटी पे, लार्जली बिकॉज हमें लगता है कि काफी अनसर्टनिटी है मार्केट में इस वजह से, एआई टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जब तक ये अनसर्टनिटी सॉल्व नहीं हो जाती, हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा दाम पर आईटी लेना पड़े, बट तब तक आई थिंक वी विल वेट एंड वॉच ऑन द आईटी सेगमेंट। बट अदरवाइज इन जनरल आई थिंक सिलेक्ट कंपनीज पे आप देखेंगे तो जैसे वी हैव मूड आवर स्ट्रेटेजी कि हम सर्विसेज कंपनी के बजाय प्रोडक्ट कंपनीज के ऊपर अभी सेगमेंट फोकस करेंगे। तो भले ही आईटी एज अ सेगमेंट ब्रॉड बेस्ड है, बट यदि आप प्रोडक्ट कंपनीज में देखेंगे तो वहां शायद आई थिंक ग्रोथ फोकस ज्यादा है रादर देन सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन। बाकी आई थिंक देखिए हर दौर से आईटी गुजरा है, जैसे आपको याद होगा Y2K एक इवेंट था जिसमें लगा था कि पूरी दुनिया का आईटी खत्म हो जाएगा, लेकिन डिस्पाइट दैट आई थिंक कंपनी सर्वाइव्ड। तो हर 10 साल में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आती है। आई थिंक मे बी कंपनीज विल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन साइबर सिक्योरिटी, या हो सकता है कंपनीज सिर्फ एआई इंप्लीमेंटेशन पे काम करे, और हो सकता है उससे आई थिंक डोमेस्टिक टर्न हो जाए। बट ये जो आई थिंक मिक्स एंड मैच है वो आई थिंक ग्लोबली हर जगह हो रहा है। किसी भी सेक्टर में किसी भी कंट्री की कभी लीडरशिप जो है परमानेंट नहीं रहती है, तो जैसे जैसे लीडरशिप रोटेट होती है वैसे वैसे आई थिंक कंपनीज को कुछ नया सेगमेंट ढूंढना पड़ता है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू करने के लिए, और वही मुझे लगता है शायद इंडियन आईटी स्पेस में भी होगा। ठीक है, ठीक है। देखते हैं कि कितने बदलाव होते हैं। लेकिन ये है कि आपको प्रोडक्ट वाली ये जो कंपनीज हैं उन पर ज़्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा। एक ट्रांजिशन फेज है और लीडरशिप चेंज होती रहती है। बिल्कुल ये सही बात है सर आपकी। बिहारीलाल जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय धन्यवाद। निकाला और विस्तार से आपने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। चलिए, शो को यही